हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज में हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही थी। ठीक है, तो हमने अक्टूबर नवंबर की करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट कर ली है और जो हमारी जनवरी से लेकर सितंबर की करंट अफेयर्स है या फिर जो कह सकते हैं हम नवंबर तक की करंट अफेयर्स है, तो जनवरी से सितंबर तक के करंट जो है हम कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको राष्ट्रीय परिदृश्य जो है वो मैंने कंप्लीट करा दिया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट कराऊंगा। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि थोड़ा मटेरियल ज़्यादा है, तो जितनी भी हो 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा 1.5 घंटा या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो देखना और सपोर्ट करना। ठीक है, और हाँ, ये जो है मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वही कराऊंगा, ज़्यादा जो है दोबारा रिपीटेड चीज़ें नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है भारत सिंगापुर। अब भारत सिंगापुर के बारे में, तो सिंगापुर के जो आपके प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग जो है प्रधानमंत्री है वहाँ के, तो उनके निमंत्रण पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 4 से 5 सितंबर को सिंगापुर गए थे। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हमारे मैटर देखते हैं हम। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहली बात है, प्रधानमंत्री ने 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य जो है ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया हुआ सेमीकॉन इंडिया नामक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर के अर्धचालक कंपनियों को आमंत्रित किया। तो बस इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि सेमीकॉन इंडिया जो प्रदर्शनी है वो कहाँ हुई, आयोजित हुई, तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसके लिए, तो जो है आपकी सिंगापुर के लिए। सिंगापुर की बहुत सारी कंपनीज हैं इसमें पार्ट लेने के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर इतना आ जाता है। बाकी और जो है, जो प्रधानमंत्री ने जो यात्रा की वहाँ पर जो भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र, इंडियाज फर्स्ट तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर सिंगापुर में खोलने की घोषणा की। तो समझ लो, तो कहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इंडियाज फर्स्ट तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर सिंगापुर में खोला जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन थे तिरुवल्लुवर, तो महान तमिल कवि थे जिनका नाम संत तिरुवल्लुवर ने जो काव्य था जिसका नाम था तिरुकुरल जो है उनका जो काव्य है उसकी रचना की थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट इतना ही है, बस इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों भारत यूक्रेन। तो भारत यूक्रेन भी जो है अभी जो 23 अगस्त को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा ऑफिशियल संपन्न की प्रधानमंत्री जी ने। तो अब इसमें क्या है कि ऑपरेशन गंगा, तो भारत और आपका यूक्रेन के बीच में क्या है, ऑपरेशन गंगा जो है चलाया गया था। तो ऑपरेशन गंगा के तहत किया था 18,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया था। जब आपका जो रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा था उसमें, तो कौन से 18,000 जो है ऑपरेशन गंगा के तहत 18,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया था। ठीक है, चलो उसके बाद आपको एक 15 से 16 जून को स्विट्जरलैंड में क्या हुआ, और समिट ऑन पीस इन यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन जो है हुआ था। तो भारत ने वहाँ पर पार्ट लिया था। तो अगर मैं बात करूँ समिट ऑन पीस इन यूक्रेन है तो वो कहाँ आयोजित हुआ, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब और क्या इम्पोर्टेंट है, एक जो भारत ने क्या है, भारत सरकार ने यूक्रेन को क्या 4 भीष्म क्यूब प्रदान किए। तो 4 भीष्म क्यूब क्या है, ये क्यूब के माध्यम से घायलों के तुरंत जो है त्वरित उपचार में मदद मिलेगी। साथ ही यह अनमोल जीवन की रक्षा में भी योगदान देंगे। सभी प्रकार की चोटों, जख्मों और चिकित्सीय परिस्थितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक भीष्म क्यूब जो औषधीय और उपकरणों से सुसज्जित है। तो क्या है भीष्म, एक डिवाइस है जो कि फर्स्ट एड डिवाइस है, एक
बॉक्स के टाइप समझो, वो फर्स्ट एड डिवाइस है जिसमें आपको बेसिक जो भी प्राथमिक उपचार हैं, घायल होने के बाद जो भी वॉर में घायल होंगे उनके लिए उपचार के लिए सहायता प्रदान करेगी। तो इसमें क्या सर्जिकल इक्विपमेंट से भी हैं, सब कुछ है जिसमें जो है घायलों को बचाया जा सकता है। बस तो कितने भीष्म, चार भीष्म दी हैं इंडिया ने यूक्रेन को। तो भीष्म जो है, भीष्म की फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है, आरोग्य मैत्री परियोजना। तो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का एक अंग है ये भीष्म। विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल, वर्ल्ड फर्स्ट इंडिजिनियस पोर्टेबल अस्पताल की संज्ञा दी गई। तो इसे क्या कहा गया है कि विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल, तो वर्ल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिबल पोर्टेबल हॉस्पिटल कहलाता है ये, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट था, हमने बता दिया। चलो, ऐसी क्या नाम है 2024 जो जनवरी में भी 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब जो है, जो कि 20 में इकाइयों को अयोध्या में भी तैनात किया गया था, ठीक है। तो समझ में आ गई। आरोग्य मैत्री क्या है? आरोग्य मैत्री 2023 में क्या है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। तो आरोग्य मैत्री कब हुई? 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान। यह एक मानवीय ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है जो कि वैश्विक स्वास्थ्य एवं आपदा राहत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, यहां तक हमने सब पढ़ लिया। और भी क्या कर सकते हैं, देखो और क्या है। अब एक चीज है कि भारत पोलैंड, ठीक है, तो पोलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोलैंड जो है इसके बारे में देखो, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यात्रा के दौरान क्या है, वहाँ पर क्या है, डोबरी महाराज स्मारक है। क्या है? डोबरी महाराज स्मारक। तो डोबरी महाराज मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो डोबरी महाराज स्मारक जो है पोलैंड में है, ये याद करने की लायक है, पूछ सकता है। तो फिर उसके बाद डोबरी महाराज स्मारक कहाँ पर है? स्क्वायर ऑफ गुड महाराज पर स्थित है। कहाँ पर है? वॉर्शा में, वॉर्शा में गुड महाराज स्क्वायर में स्थित है। जो जगह का नाम है स्क्वायर ऑफ गुड महाराज। स्मारक स्थल जो है नवानगर के जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों एवं सरकार के सम्मान और कृतज्ञता की याद दिलाता है। तो इसमें क्या था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान क्या है, जाम साहेब ने पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों एवं महिलाओं को शरण प्रदान की थी, ठीक है जी, इसलिए इनकी मेमोरियल बनाया गया। बस फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं इम्पोर्टेंट जो है, चलो अच्छा, मलेशिया के प्रधानमंत्री अगर याद पूछ लेता है तो दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम जो है इनके प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है बस वही हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो मलेशिया भारत और मलेशिया के बीच में क्या है, कुछ घोषणाएं हुई, तो है कई प्रमुख घोषणाएं हुई। तो इसमें क्या है, मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर वानस्पति सफेद चावल के एक मुक्त विशेष आवंटन की घोषणा की गई, ठीक है जी। तो चावल की घोषणा की गई। साथ ही साथ क्या, मलेशिया के संस्थापक सदस्य फाउंडिंग मेंबर के रूप में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया गया। तो क्या, तो मलेशिया ने क्या किया, फाउंडिंग मेंबर के रूप में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय भी लिया। फिर उसके बाद है उत्तर यूनिवर्सिटी तुनकू अब्दुल रहमान मलेशिया में आयुर्वेदिक चेयर यानी कि आयुर्वेदिक चेयर की स्थापना की जाएगी। तो मलेशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी? उत्तर, जो कि यूनिवर्सिटी तुनकू अब्दुल रहमान में आयुर्वेदिक चेयर की स्थापना की जाएगी, ठीक है जी, ठीक है जी। साथ ही साथ मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में क्या होगा, भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज़ की भी स्थापना की जाएगी। और जो है आपका
मलेशिया, इंडिया मलेशिया डिजिटल काउंसिल की स्थापना की जाएगी। इंडिया मलेशिया स्टार्टअप अलायंस का स्थापना की जाएगी। तो भारत द्वारा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को मलेशिया के पेनेट, तो मलेशिया में क्या है, पेनेट के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फिर भी एक बार को पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो चलो ठीक है। चलो अब देख लेते हैं आगे। अब यह वियतनाम के बारे में, भारत वियतनाम। तो भारत वियतनाम में क्या है, वियतनाम के प्रधानमंत्री नाम है जो है फाम मिन चिन। फाम मिन चिन ने भारत की राजकीय यात्रा की, संपन्न की। ठीक है, अब इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वियतनाम के नात्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय, तो दूरसंचार विश्वविद्यालय जो है टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में क्या है, आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअल उद्घाटन किया। तो आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क जो है टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में जो है उद्घाटन किया गया। ठीक है जी, एक प्लान ऑफ एक्शन जो है आपका व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में 24 से 28 के बीच में कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही साथ उल्लेख है कि विकसित भारत 2047 के विजन को देखते हुए, जैसे इंडिया का है 2047 तक जो है 2047 तक इंडिया को विकसित करना है, ऐसे ही क्या है वहाँ पर भी वियतनाम 45 विजन नाम से अपनाया गया, जिसमें वियतनाम को भी विकसित 2045 तक करना है। ठीक है जी, इसमें कुल 9 समझौते हुए। अब कौन से हुए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पूछ लेता है कि कितने समझौते हुए, कुछ भी पूछ सकता है यार, ये यूपी है। ठीक है, साथ ही क्या है, लोथल गुजरात में जो है आपका राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विकास के सहयोग में एमयू जो है हस्ताक्षर हुए। ठीक है, तो एक MOU जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन हुआ बिटवीन किस दोनों कंट्रीज में, जो है वियतनाम और इंडिया के बीच में। किसके लिए, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो कि लोथल गुजरात में है उसको लेकर। तो याद इतना क्या करना है इसमें कि जो लोथल में जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भारतीय राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर जो है कहाँ पर, लोथल गुजरात में है। ठीक है, चलो भाई हो गया। चलिए अच्छा, यहाँ ऑस्ट्रिया के बारे में, ऑस्ट्रिया क्या है कि एक मध्य यूरोपीय देश है। कौन सा, मध्य यूरोपीय देश है। तो इसका ऑस्ट्रिया में क्या है, ऑस्ट्रिया में वियना है। वियना सचिवालय बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशंस का, बहुत सारे जो है संस्थाओं का क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, मुख्यालय या फिर सचिवालय है जो कि ऑस्ट्रिया वियना में स्थित है। ठीक है, तो कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर जो इनका हेडक्वार्टर है या फिर मुख्यालय या फिर सचिवालय है, वो वियना ऑस्ट्रिया में है। तो एक तो है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, फिर उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इन सब का क्या है, जो हेडक्वार्टर है, सचिवालय है, वो जो है वियना में है, ऑस्ट्रिया में। चलो समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलिए अब उसके बाद आता है भारत रूस। तो भारत रूस जो है, भारत रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ 22 जो है इंडिया रशिया एनुअल समिट हुआ मॉस्को में। कहाँ पर, मॉस्को में। ठीक है जी, अब स्पीच क्या है यहाँ पर आपका, ठीक है जी। और 21वां कहाँ, दिल्ली में हुआ था, जो इससे पहले वाला दिल्ली में हुआ था, अब जो है मॉस्को में हुआ था। तो इसमें क्या है, एक जॉइंट स्टेटमेंट आया। कौन सा जॉइंट स्टेटमेंट आया, जिसका शीर्षक था इंडिया रशिया एंड्योरिंग एंड एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप। तो भारत रूस स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी जो है इसका जो है शीर्षक रहा।
इन दोनों नेताओं ने क्या है वर्ष 2030 तक क्या है $100 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित किया। तो क्या है इंडिया रशिया ने एक टारगेट सेट किया कि हम जो है बायलैटरल जो है ट्रेड जो है हमारा कितना होगा 2030 तक 100 बिलियन, ठीक है जी, 100 बिलियन जो है $US होगा दोनों बीच में। तो 100 बिलियन $US होगा 2030 तक दोनों बीच में, ठीक है, समझ में आ गई। साथ ही जो है चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो है समुद्री गलियारा जो है उसकी भी जो है सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु तत्पर हैं। तो इन दोनों के बीच में जो है चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा को लेकर भी जो है एक इस पर बात हुई, चर्चा हुई, जिसमें क्या है भारत और रूस में चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु तत्पर हैं। तो इसको लेकर भी है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। साथ ही क्या है व्यापार और परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए उद्देश्य से भारत और रूस ने ईरान के साथ मिलकर इंडिया, रशिया और फिर ईरान, ठीक है, ये तीनों ने मिलकर क्या है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नामक एक महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की है, ठीक है। कौन से हमें, ठीक है। अब एक चीज और है, रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार मॉस्को के क्या है क्रेमलिन स्थित सेंट एंड्रयू हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार जिसका नाम है रशियाज हाईएस्ट स्टेट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल जो है इसे सम्मानित किया। तो जो रशिया का सर्वोच्च जो है हाईएस्ट स्टेट अवार्ड जो किसका नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय नेता हैं, ठीक है। इसकी घोषणा 2019 में की गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए ओके, ठीक है। भारत ग्रीस, तो 21-22 फरवरी 2024 को ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। अब मित्सोटाकिस नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना संवाद जो 9th रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता की नोट स्पीकर के रूप में शामिल हुए। तो कौन से जो है रायसीना डायलॉग में जो है मुख्य अतिथि कौन थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री जिनका नाम था क्रियाकोस मित्सोटाकिस, ठीक है जी। और रायसीना जो डायलॉग है, रायसीना डायलॉग है, उसकी थीम थी चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, कन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेट क्रिएट, ठीक है जी। तो एक ऐसे याद कर लो C4, ठीक है जी। चलो यहां तक हो गई हमारा क्लियर। हाँ, उसके साथ में ग्रीस ने भी एक जो है अवार्ड दिया था प्रधानमंत्री को। क्या नाम था? 2023 में, पिछले साल अगस्त में जो दिया था, एक वहाँ के राष्ट्रपति ने दिया था प्रधानमंत्री को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। क्या नाम है? द ग्रैंड क्रॉस
ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, इसे सम्मानित किया। तो यह जो ये मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। तो इससे पहले जो किसी भी विदेशी को शासनाध्यक्ष को ये अवार्ड जो है नहीं मिला है। क्या नाम है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है जी, ये ग्रीस ने दिया। तो याद रख लेना भैया कुछ भी। तो एक चीज़ है भारत यूएई, तो क्या है, वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट जो कहाँ पर हुआ? यूएई में, बस इतना इंपॉर्टेंट है, यूएई में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ। अच्छा, इसमें भी क्या है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास में एमओयू जो है लोथल गुजरात में हुआ। तो इसमें भी क्या है, एक एमओयू साइन किया गया जो कि गुजरात में है। कौन सा? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसको लेकर। तो इससे पहले मैंने बताया वियतनाम ने भी किया था और यहाँ पर भी किया है। देखो मैंने बताया था पिछले, देखो एमओयू साइन किया है, यहाँ देखो, देखो यहाँ दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ये है, ठीक है, ये कहाँ है? वियतनाम में। तो वियतनाम ने भी किया और यहाँ पर आपने देखो ये किसने किया? आपका ग्रीस ने भी किया, ठीक है जी, यूएई ने, सॉरी यूएई ने भी किया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म जिसे कहता है इंस्टेंट पेमेंट जो है प्लेटफॉर्म, यह था जैसे यूपीआई जो कि भारत का, AANI एन जो है यूएई के आपस में संबंध इंटरलिंकिंग हुई। तो AANI जो है ये भी यूपीआई की तरह ही एक पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। चलो अच्छा, एक और भी चीज़ है, यथो रुपए, जो रुपए जो है भारत का है, और जयवान जो है, जयवान यूएई के आपस में दोनों में क्या है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को लेकर संबंध में समझौता हुआ है दोनों में आपस में, ठीक है। चलो एक चीज़ और है, एहलान मोदी जो है शीर्षक का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, कहाँ पर? यूएई में, जो कि जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में अबू धाबी में स्थित में, जहां पर भारतीय समुदाय द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एहलान मोदी शीर्षक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक है जी। साथ ही एहलान मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने क्या, दुबई में सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एक केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ शीघ्र ही किए जाने की घोषणा की। तो कहाँ होगा? सीबीएसई जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर? आपका जल्द ही दुबई में स्टैब्लिश होगा, ठीक है। ठीक है जी। भारत का स्मार्ट मार्ट, भारत मार्ट जो, भारत मार्ट दुबई स्थित एक मार्केट प्लेस है जिसका शुभारंभ जो है 2026 में संभावित है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। तो 12 से 14 फरवरी 2024 के मध्य यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है 2024 जो है आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ? यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, याद रख लेना भाई, जिसकी थीम थी क्या थी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना। इस सम्मेलन में तुर्की, भारत और कतर को मुख्य जो अतिथि घोषित किया गया। तो गेस्ट ऑफ ऑनर जो है कौन? तुर्की, भारत और कतर, ठीक है। चलो, बाप्स हिंदू मंदिर अबू धाबी। तो अभी एक हिंदू मंदिर बना है, बाप्स हिंदू मंदिर अबू धाबी में। तो अबू धाबी यूएई में एक BAPS बाप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। यह अबू धाबी में स्थित पहला हिंदू मंदिर है, ठीक है। तो साथ ही मिडिल ईस्ट में भारत जो है पहला पत्थर निर्मित पारंपरिक हिंदू यानी कि फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल है। निर्माण जो है बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान, जिसे बोलते हैं बाप्स, द्वारा किया गया। तो ये जो मंदिर है भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। तो भगवान स्वामी नारायण जो है
स्वामीनारायण जो हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक और भगवान स्वामीनारायण जो हैं स्थापना जो है भगवान स्वामीनारायण द्वारा गुजरात में की गई। ठीक है। और जो भगवान स्वामीनारायण है, बचपन का नाम जिनका घनश्याम था, जिनके जन्म जो है 3 अप्रैल 1771 को उत्तर भारत के छपिया नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर? छपिया नामक गांव में हुआ था। ठीक है, चलो। अच्छा, ये देखो भारत फ्रांस, इमैनुअल मैक्रोन कौन है? वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और उन्होंने क्या है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह जो अभी 26 जनवरी 2024 निकली है, ठीक है, तो वहाँ पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में भाग लिया। तो याद रखना चीफ गेस्ट कौन थे? भारत के, जो फ्रांस के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, और साथ ही क्या है 2026 को भारत फ्रांस नव प्रवर्तन जो है वर्ष, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत आ जाता है कि जो 2026 है ये जो है इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। साथ ही एफिल टावर में भारत के यूपीआई इंटरफेस को संचालन प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो भारत के यूपीआई को इंटरफेस, यूपीआई जो है उसको संचालन करने की भी घोषणा की गई है। सही है। तो जो भारतीय यूपीआई जो है स्वीकार करने वाला फ्रांस जो है प्रथम भारतीय जो यूरोपीय देश बन गया है। ठीक है, तो प्रथम यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस, जो कि यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहा है, अपनाया है जिसने। साथ ही क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को के स्टार सी कार्यक्रम के दौरान अंतर्गत सेनेगल में एक सौर अकेडमी, क्या है सेनेगल में, क्या है एक सोलर अकेडमी की स्थापना की घोषणा की है। तो सोलर अकेडमी की बात करूं तो वहाँ कहाँ का स्थापना होगी? उसकी स्थापना होगी सेनेगल में। ठीक है जी। चलो भाई, इससे ज़्यादा क्या ही है। साथ में क्या है मुख्य भूमि फ्रांस, जैसे मेनलैंड फ्रांस स्थित आपका मार्सेले में भारत के कॉन्सुलेट जनरल जिसे बोलते हैं महावाणिज्य दूतावास, जबकि हैदराबाद में क्या है में फ्रांस के ब्यूरो डी फ्रांस की स्थापना की घोषणा की। तो ब्यूरो डी फ्रांस कहाँ पर? हैदराबाद में घोषित की। अच्छा, एक हेलीकॉप्टर है H125, ठीक है, हेलीकॉप्टर से संबंधित MOU साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में। तो अगर पूछे H125 क्या है? एक हेलीकॉप्टर है जिसकी के लिए एक असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एवं एयरबस के बीच में समझौता हुआ। तो टाटा यानी TASL जो जैसे बोलते हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एवं एयरबस के बीच में समझौता स्थापित हुआ। ठीक है जी। तो ये एक H125 क्या है? एक सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। H125 जो है माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है। तो एकमात्र अगर हेलीकॉप्टर की बात करूं क्या नाम H125। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो है वही भी बात करेंगे यहाँ। अब यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या सूचांक के बारे में हो रही है, इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। क्या नाम है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसको लॉन्च कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। ठीक है जी। वीपो जैसे बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करती है। अब इसमें क्या क्या है? इसका जो है शीर्षक क्या है? अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। 133 जो है अर्थव्यवस्थाओं ने इसमें पार्ट लिया। स्विट्जरलैंड जो है सबसे टॉप पर है, लगातार 14 वर्ष जो है प्रथम स्थान पर है। विश्व की सबसे मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी घोषित की गई। तो कौन सा? स्विट्जरलैंड जो है वर्ल्ड मोस्ट
इनोवेटिव इकोनॉमी हो गई है, चल रही है 14 सालों से। अच्छा, इम्पोर्टेंट फिर क्या क्या है? इम्पोर्टेंट ये है, पहली रैंक आपकी कौन सा इनोवेशन के बारे में बात करो, इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन की बात है। इनोवेशन समझो, अब इनोवेशन क्या है, स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पे है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है, फिर उसके बाद स्वीडन है, फिर अमेरिका है, ठीक है। तो अमेरिका अगर बात करूँ तो तीसरे नंबर पे है, स्विट्जरलैंड सबसे पहले नंबर पे इनोवेशन। याद रख लेना, इनोवेशन क्या है, स्विट्जरलैंड में इनोवेट बहुत हो रहे हैं, इनोवेशन बहुत हो रहे हैं, ठीक है। कहते हैं स्विट्जरलैंड में ठंड बहुत होती है, तो ठंड में क्या इनोवेशन हो रहे हैं, ठीक है जी। तो भारत को लगातार 14 वर्ष क्या है, इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया। तो 11 से 24 के बीच में जो क्या है, 14वें वर्ष जो है इनोवेशन ओवर परफॉर्मर जो है घोषित किया गया। इसमें जो है भारत को 39वीं रैंक स्कोर, जो 39वीं रैंक प्राप्त हुई। तो समझ में आ गई। तो 39वीं रैंक इनोवेशन इंडेक्स में जो है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है 29वीं थी, ठीक है। वही पिछले साल 2023 में 40 थी, जो कि इस बार एक कम हो गई। तो मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। तो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, मिडिल एशिया में क्या है, भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी जो है अर्थव्यवस्था घोषित किया गया, ठीक है जी। ओके, आगे यहाँ देखते हैं विश्व प्रतिभा जो है रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो इसमें क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जो है इसको इसका रिलीज़ की जाती है। कौन रिलीज़ करता है, IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है जी, करता है। अब इसमें क्या है, IMD 2024 में IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा क्या है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की गई, ठीक है जी, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की गई। और इसमें क्या है कि घाना, नाइजीरिया और प्यूर्टो रिको को इस रैंकिंग में पहली बार शामिल किया गया। तो 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, घाना, नाइजीरिया और प्यूर्टो रिको को पहली बार शामिल किया गया है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टैलेंट में बारे में बात हो रही है, यहाँ टैलेंट, तो टैलेंट है ना, ये टैलेंट के मामले में सबसे पहली रैंक जो स्विट्जरलैंड, फिर भी स्विट्जरलैंड, वहाँ पर भी स्विट्जरलैंड थी, कौन सा, इनोवेशन में भी स्विट्जरलैंड, यहाँ पर भी स्विट्जरलैंड। तो याद रख लेना भैया, स्विट्जरलैंड रट लो बैठ के, स्विट्जरलैंड इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन में भी स्विट्जरलैंड है और यहाँ पर टैलेंट में भी, जब टैलेंट होगा तभी इनोवेशन होगा ना, तो यही समझ लो ऐसा। तो स्विट्जरलैंड ही है, ठीक है जी। और यहाँ पर, ठीक है जी, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद सिंगापुर, ठीक है जी, सिंगापुर, लग्जमबर्ग। तो भारत की जो रैंकिंग है वो 58 है, 2024 में क्या 58 रैंकिंग है, समझ में आ गई, 58 रैंकिंग है। उसमें कितनी, 39, इनोवेशन में 39 थी, इसमें 58 रैंक है, याद रख लेना भाई। अभी पिछले साल जो है मतलब 2023 में क्या था, 56वीं रैंक थी, ठीक है जी। तो इस बार 58वीं है, तो 1-2 रैंक जो है बढ़ गई, ज़्यादा नुकसान हो गया है ना। उसके बाद आता है आपका विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024 में। तो फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स मैगजीन है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड जो है उस पर, तो भारत जो है 5वीं रैंक है GDP के मामले में। तो सबसे पहले बारे में USA, फिर चीन, फिर जर्मनी, फिर जापान, फिर इंडिया, ठीक है। तो इंडिया कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे, ठीक है जी, 5वें नंबर पे। तो USA, चीन, जर्मनी, जापान, ये 4 जो है टॉप के नंबर पे हैं। तो इसमें कौन सी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड फोर्ब्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, तो चैरिटी एड फाउंडेशन द्वारा जो है इसको जो है रिलीज़ किया जाता है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, अब इसमें क्या है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स मतलब क्या है, कौन सी जो देश है सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है। तो इसमें सबसे पहले इंडोनेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार, मोस्ट जेनरस कंट्री है। तो इंडोनेशिया बहुत ही बढ़िया काम है, हेड्स ऑफ टू हिम, टू द कंट्री, कि भाई
चैरिटी के मामले जो है, उदारता के मामले मोस्ट जेनरस कंट्री के मामले इंडोनेशिया है, ठीक है। वहीं भारत जो है 26वें नंबर पे है, 26वें नंबर पे है। यहाँ पैसा तो बहुत है लेकिन दान कम है, चलो कोई बात नहीं। तो चैरिटी के मामले में भारत जो है 26वें नंबर पे है, ठीक है जी। तो इंडोनेशिया पहले नंबर पे है, सॉरी। उसके बाद दूसरे नंबर पे केनिया है, तीसरे नंबर पे सिंगापुर है, ठीक है जी। और इंडिया जो है 26वें नंबर पर है। चलो, विश्व की सबसे 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें, तो सबसे बड़ी 10 कोयला खदानें जो हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। देखो, एक स्कीम है सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला को गैसीफाई करना है, ठीक है। ये इंडिया का लक्ष्य है, कितना? 100 मिलियन टन। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी 10 बड़ी कोयला खदानें, इनको लॉन्च करता है worldatlas.com। क्या नाम है? worldatlas.com ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला माइंस की सूची जारी की। तो किसने कही? worldatlas.com ने। उत्पादन की मात्रा जो कि है प्रोडक्शन वॉल्यूम के संदर्भ में अमेरिका जो है स्थित ब्लैक थंडर माइन, क्या नाम है? ब्लैक थंडर माइन को विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान घोषित की गई। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, क्या नाम है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है आपकी कोयला खदान, कोयला माइन जो है, जिसे कोल माइन कहते हैं, वो है ब्लैक थंडर माइन जो कि अमेरिका में स्थित है, ठीक है जी। और तो इसमें 2023 में अनुमानित कम से कम ग्रीनफील्ड खदान द्वारा क्या अनुमानित 62.68 मिलियन टन जो है कोयले का उत्पादन किया गया। इस खदान द्वारा लो सल्फर युक्त सब बिटुमिनस कोयले का उत्पादन किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद विश्व की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारत की स्थित हैं। सबसे पहले इस सूची में क्या है? गेवरा ओपन कास्ट खदान, जिसे बोलते हैं गेवरा ओसी माइंस, जो है दूसरे स्थान पर है। टॉप 10 माइंस में जो है उसमें क्या है? दूसरे नंबर पे इंडिया की जो है जेवरा ओपन कास्ट माइन है। और आपका यह खदान छत्तीसगढ़ के कोरबा में जिले में स्थित है। तो ये खदान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस खदान का स्वामित्व जो है साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड के पैसे के पास है, जो कि कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है। तो जो इसका स्वामित्व है, जिसे बोलते हैं गेरवा ओपन कास्ट खदान, इसका ये छत्तीसगढ़ के गोरवा जो है जिले में स्थित है। इस खदान का स्वामित्व जो है साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड के पास है, जो कि एक कोल इंडिया लिमिटेड का सहायक एजेंसी है, ठीक है जी। ठीक है, चलो। और अगर मैं बात करूं, ये जो है भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान है। कौन सी? भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान है और वर्ल्ड की दूसरे नंबर पे है, ठीक है जी। भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान है। अरे ठीक है, नेक्स्ट है एटलस, वर्ल्ड एटलस के द्वारा जारी की गई सूची में कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान, कुसमुंडा ओपन कास्ट माइन जो है चौथे स्थान पर है। तो दूसरा और चौथा इंडिया का है, तीसरा नहीं है और पहला नहीं है, ठीक है। ये इसका स्वामित्व भी क्या है? RECL के पास है। चलो आगे देख लेते हैं। ये हो गया। चलो, तो अगर मैं बात करूं भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन राज्य कौन से? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ये क्या है? स्टेट जो है जहां पर कोयला सबसे ज़्यादा निकलता है। चलिए,
यहाँ पर 5 सबसे बड़ी कोयला खदानें कहाँ पर है? सबसे पहले ब्लैक थंडर माइन जो कि अमेरिका में है, फिर उसके बाद गेवरा ओपनकास्ट खदान जिसे भारत में है। तीसरा अगर मैं बताऊँ नॉर्थ एंटेलोप रोशेल माइन जो है अमेरिका में है। कुसमुंडा ओपनकास्ट माइन जो भारत में है। नॉर्थ शांसी माइन जो है चीन में है। तो इंडिया की 2 हैं, अमेरिका की 2 हैं। ठीक है जी, टॉप 5 में। अच्छा जी, चलिए यहाँ पर है आपका भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को की 46 सीजन सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो कि 21 से 31 जुलाई के बीच तक भारत मंडपम जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब यहाँ पर भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ठीक है, बस इतना याद रखना है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस बार की थीम क्या थी? जो विकास की विरासत भी, ठीक है, ये जो है थीम थी। चलो यहाँ देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ? विश्व धरोहर समिति ने के 46वें सत्र के दौरान इस समिति द्वारा क्या देश भर में कि विश्व भर में क्या है कुल 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। क्या 24 स्थलों को, जिसमें से 24 स्थलों में से 9 सांस्कृतिक कल्चरल थी और 4 जो थे नेचुरल और 1 मिश्रित में जो कि मिक्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो क्या है 19 में, तो 24 में से क्या है 19, ठीक है जी, 19 हो गई, 4 हो गई और 1 हो गई। 19 क्या है कल्चरल, ये हो गई आपकी नेचुरल और ये हो गई आपकी क्या मिक्स। ठीक है जी, चलो यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान 26 जुलाई 2024 के असम भारत स्थित क्या है आपका मोइडम्स द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी, जिसे बोलते हैं मोइडम, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, ठीक है, को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की गई। ठीक है जी, तो घोषणा कब की गई? अभी की गई। और आपका किसके लिए की गई? सॉरी, जो मोइडम द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी जो कि असम में है उसमें की गई। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये जो है 43वां धरोहर आपका विश्व धरोहर स्थल है और असम का है 3रा। और 2 कौन कौन से हैं आपके असम के? काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों स्थलों में से क्या है नेचुरल कैटेगरी के अंतर्गत 1985 में विश्व धरोहर समूह में शामिल किया गया, जबकि जो मोइदम को सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल कैटेगरी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी। अब देख लेते हैं कि विश्व धरोहर अभी समय जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ठीक है जी, तो कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज जो है के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको ही। और इस कन्वेंशन को यूनेस्को के आम सम्मेलन द्वारा 16 नवंबर 1972 को अडॉप्ट किया गया। तो हेरिटेज कन्वेंशन जो है वो 1972 को अडॉप्ट किया गया। ठीक है जी, और लागू हुआ आपका 1975 में लागू हुआ, 3 साल बाद। ओके, उसके बाद आपका है इसका लोगो क्या है? इस विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र, इस बार का जो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के लोगो था जो है कर्नाटक स्थित हम्पी
हम्पी में स्मारकों का समूह ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी से प्रेरित है, जो कि विश्व धरोहर स्थल है। इस लोगों में हम्पी स्थित विजय विट्ठल मंदिर के सामने स्थित पत्थर के रथ स्टोन चैरेट को प्रदर्शित किया गया है, जो कि एक प्रतिष्ठित स्मारक है। टैगलाइन है जो शह नौ यशः, तो यह टैगलाइन संस्कृत में है जिसका हिंदी में अर्थ है हमारा गौरव बढ़े। शह नौ यशः, यश मतलब गौरव, ठीक है। मे अवर ग्लोरी ग्रो, यह टैगलाइन जो है प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जिसे बोलते हैं तैत्तिरीय जो है उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद जो है से लिया गया, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। तो तैत्तिरीय याद रख लेना कौन लिया है, शह नौ यशः, मे अवर ग्लोरी ग्लो। अब मोईदम्मे के बारे में बोलते हैं। मोईदम्मे जैसे मैंने अभी बोला, मोईदम्मे क्या है, असम के चराईदेव जिले में स्थित है। पूर्वी असम में पटकाई बम, जो पटकाई आपका पर्वत वाला है कि टहली फुट हिल्स में स्थित है, ठीक है। वास्तव में टीलेनुमा संरचना से में दफनाने की एक व्यवस्था है। क्या है, टीलानुमा संरचना में दफनाने की एक व्यवस्था है, ठीक है जी। हो जाए ने ताई अहोम राजवंश द्वारा स्थापित किया गया। ताई अहोम क्या है, लोग जो है 13वीं शताब्दी में राजकुमार स्यू खाफा के नेतृत्व में चीन से वर्तमान असम में जाकर बस गए थे। तो चीन से जो है भारत में जाकर बस गए थे। और 13वीं शताब्दी में से लेकर 19वीं सदी तक 19वीं शताब्दी तक की 1600 वर्षों की अवधि के दौरान ताई अहोम लोगों ने चराईदेव में मोईदम्मे या दूसरे शब्दों में आत्मा के लिए घर, होम फॉर स्पिरिट का निर्माण किया। तो कब की किया, 600 वर्षों की अवधि के दौरान, ठीक है, 13 से 19 शताब्दी के बीच में बस। अच्छा, चराईदेव के मोईदम्मे की तुलना जो है प्राचीन चीन के शाही मकबरों, रॉयल टॉम्ब्स और मिस्र के फैरो के पिरामिड्स से की जाती है, ठीक है जी। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या में सबसे ज़्यादा जो इटली में है, कितने, 60, याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली में सबसे ज़्यादा है, फिर चीन में है दूसरे नंबर पर, तीसरे में जर्मनी है, फ्रांस चौथे पे, पाँचवें स्पेन है, छठे नंबर पे इंडिया है। कितने, छठे नंबर पे इंडिया है, तो इंपॉर्टेंट है। छठे नंबर पे गए 43 जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है, कितनी है, 43। सबसे ज़्यादा है 60 इटली में, याद रख लेना, इटली, फिर चीन, फिर जर्मनी, ठीक है जी। चलो, अच्छा 43 जो है विश्व धरोहर कितनी है, 43 जो है, सबसे पहला याद रखो, पहले तो सबसे पहला जो है आगरा का किला, उत्तर प्रदेश, अजंता की गुफाएं, सॉरी, और एलोरा की गुफाएं जो भी महाराष्ट्र में है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। तो ये 1983 में अडॉप्ट की गई, शामिल की गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, लेटेस्ट की बात करता हूँ, सबसे पहले लेटेस्ट क्वेश्चन ही आएगा, तो पीछे से देखते हैं। तो सबसे लेटेस्ट कौन से है, मोईदम्मे अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, जो कि 2024 में असम में है, ठीक है, 35वां, ठीक है जी। तो 35वां कौन सा है, ये प्राकृतिक, ये आपका सांस्कृतिक, सही है, तो सांस्कृतिक है, याद रखना। तो सांस्कृतिक जो है मोईदम्मे है, मोईदम्मे। उससे पहले है होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक में 2023 में, ऐसी शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, 2023 में। और प्राकृतिक के बारे में बात करूं तो सबसे लेटेस्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। अगर मैं याद करूं, यहाँ पर देखो प्राकृतिक में सबसे लेटेस्ट जो लिया गया है ग्रेट हिमालय नेशनल
पार्क संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है, 2024 में जो है इसको लिया गया था। मिश्रित में एक ही है दोस्तों, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है काजीरंगा सिक्किम में 2026 में वो, ठीक है। चलिए ठीक है जी, चलो यहाँ पर आपका परी परियोजना, ठीक है। परी परियोजना प्रोजेक्ट परी क्या है? परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की एक पहल है। किसकी? सांस्कृतिक मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल का कार्यान्वयन जो है ललित कला अकेडमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा किया गया। तो क्या किया जा रहा है? तो क्या नाम है? ललित कला अकेडमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? आधुनिक तकनीकों एवं विषयों को शामिल करते हुए हजारों वर्षों की कलात्मक धरोहर, लोक कला या फिर लोक संस्कृति की से प्रेरणा लेने वाले लोक कला पब्लिक आर्ट को सामने लाना है। तो क्या है ये? आधुनिक तकनीकों और विषयों के शामिल करते हुए क्या है? हजारों वर्षों की कलात्मक धरोहर जो पुरानी कलाएं हैं, लोक कला है, लोक संस्कृति से प्रेरणा लेने वाली लोक कला जो कि पब्लिक आर्ट को सामने लाना है, ठीक है जी। अब कुछ इसमें क्या है प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ क्या है, कुछ आपकी क्या है विभिन्न कला रूपों का प्रदर्शन किया गया। अब इनमें से कौन कौन सी हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बताइए? स्टैटिक पोर्शन हो गया। देखो इसमें बताना है कि जो बहुत सारी क्या है आर्ट्स हैं, तो वो कहाँ कौन कौन से स्टेट की आर्ट्स हैं। तो सबसे पहले है आपकी फड़ चित्रकला, क्या नाम है? फड़ चित्रकला कहाँ? राजस्थान, ठीक है जी। थांका पेंटिंग सिक्किम लद्दाख, मिनिएचर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश, गोंड आर्ट मध्य प्रदेश, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु, कलमकारी आंध्र प्रदेश, अल्पना कला जो कि है पश्चिम बंगाल, चेरियल चित्रकला जो है तेलंगाना, पिचवाई पेंटिंग राजस्थान, लाजिया सौरा जो है लांजिया सौरा जो है उड़ीसा, पटचित्र पश्चिम बंगाल, बनी ठनी आपकी राजस्थान की है, वारली महाराष्ट्र की है, पिथौरा आर्ट जो है गुजरात, एपड़ उत्तराखंड, केरल के भित्त चित्र जो है कहाँ के हैं? केरल के। देखो यहाँ पर देखो केरल भित्त चित्र जो है केरल के हैं, अल्पना कला है त्रिपुरा की। तो ये थोड़े थोड़े क्या है आर्ट फॉर्म्स है, तो ये याद कर लेना एक एक बार में, ठीक है जी। फिर आगे देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर है मोनाको और वेनेजुला को है FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, बस इतना ही याद रख लेना। और FATF जो है आपकी G7 शिखर सम्मेलन के द्वारा इसको स्थापित किया गया और 1989 के द्वारा, ठीक है जी। बस चलो, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है इसमें पढ़ने की। वो मैंने एक लेटेस्ट वाली जो वीडियो बनाई है अक्टूबर नवंबर की, उसमें जाके पढ़ लेना, ठीक है। लेटेस्ट वाला डेटा दिया हुआ है। चलो यहाँ आ गया ग्लोबल लाइबिलिटी जो है लिवेबिलिटी इंडेक्स। क्या है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किसने जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो जारी करती है। क्या नाम है? ग्लोबल लिवेबिलिटी जो है इंडेक्स कौन जारी करता है? EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। तो इसमें क्या है 173 देश जो है शामिल हैं और 5 श्रेणियों और 33 इंडिकेटर के आधार पर रैंक दी जा रही है। तो सबसे पहले स्थिर लिवेबिलिटी जो है आपका स्थिर स्टेबिलिटी, फिर उसके बाद है स्वास्थ्य देखभाल या फिर हेल्थ केयर, तीसरा सांस्कृतिक और पर्यावरण कल्चरल इन्वायरमेंट, चौथा है शिक्षा एजुकेशन जिसे बोलते हैं बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5 जो हैं 5 इंडिकेटर्स हैं, उनको जो है 30 इंडिकेटर को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है,
जिसमें मैंने बताया था बहुत सारे सबसे ज़्यादा आपके हेडक्वार्टर्स वो हैं वियना में है, के सूचांक में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर है। तो वहीं जो है नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण जो है दमिश्क जिसको सीरिया में है को सूचांक में 173 अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो सीरिया का जो दमिश्क है उसको अंतिम स्थान, और जो वियना है ऑस्ट्रिया का वो पहला स्थान है। ठीक है, तो दमिश्क को क्या है, लीस्ट कंफर्टेबल सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव इन, रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर कौन सा, दमिश्क। चलो यहाँ पर हम बताते हैं, देखो कौन कौन से हैं जो कि लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे टॉप पर है। वियना ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है क्यूरिक है स्विट्जरलैंड में, चौथा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, पांचवा कैलगरी कनाडा, ठीक है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इम्पोर्टेंट क्या है, वियना जो है सबसे ज़्यादा अच्छी कंट्री है, स्टेट आपका सिटी है जो कि रहने लायक है। फिर कोपेनहेगन डेनमार्क, फिर क्यूरिक जो है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट ऊर्जा संक्रमण सूचांक, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है 3 डायमेंशन 3 आयामों में से आधारित है, जैसे इक्विटी जिसे समानता, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत आर्थिक विकास तक वहनीय पहुंच जिसे दूसरा है क्या, पर्यावरणीय स्थिति इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। फिर तीसरी है ऊर्जा सुरक्षा जिसे बोलते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। ये 3 है, कौन कौन सी, इक्विटी, फिर इसके बाद इन्वायरमेंट, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, फिर एनर्जी। तो याद रखना 3E है, सही है, इक्विटी, इन्वायरमेंट और एनर्जी, सही है। 3 डायमेंशन जो है क्या के लिए, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के लिए है। अब इसको लॉन्च करता है कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको लॉन्च की जाती है। और जो सूचांक है, यह सूचांक जो है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है, ठीक है जी। और इसको क्या है, एक्सेंचर जो है के सहयोग से प्रकाशित किया गया है, ठीक है जी। चलो अब इसमें रैंक देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या है, सबसे पहला एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो सबसे पहली रैंक है स्वीडन। कौन सी, स्वीडन, याद रख लेना, स्वीडन जो है 78 रैंक है। कितनी, 78 रैंक स्वीडन को, ठीक है जी। तो स्वीडन देखो सबसे पहले यहाँ ऊपर देखो ना, तो सबसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो क्या होता है कि यहाँ पर होता है आपका जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक कंट्रीज़ हैं ये, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है ये, फिर आपका यहाँ पर दोनों ये ऐसे मान लो। तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी। एक तो यहाँ पर नॉर्वे होगा, ठीक है, नॉर्वे, और यहाँ पर आपका स्वीडन होगा, ठीक है, ये पूरा नॉर्वे हो गया, ये स्वीडन हो गया, और ये फिनलैंड हो गया, ठीक है जी, ये फिनलैंड हो गया। तो कौन सा, नॉर्वे, यहाँ देखो एक मिनट देखना, थोड़ा समझ लो, नॉर्वे, तो यहाँ पर स्वीडन और यहाँ पर फिनलैंड। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये ऊपर क्या है, ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पूरा क्या है इधर साइड में अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। तो यहाँ पर समझो स्वीडन जो है हमेशा, स्वीडन इन तीनों में से ही जो है ज़्यादातर जो है ऊपर टॉप पे रहेंगी। तो अब समझो NSF, ठीक है, याद रखना NSF एक गेम था, NSF रेसिंग वाला गेम देखा होगा सबने, NSF। तो बस इतना ही दिमाग में रखना है कि कहाँ कौन सी है, अपने दिमाग में यहाँ पर चलाना है, ठीक है, कहाँ, यहाँ चलाना है NFS में, NSF, ठीक है, NSF याद रख लेना, ठीक है, NFS था, NSF, ठीक है, NSF। चलो अब यहाँ पर तुम्हें समझ में आ गई क्या है NSF, ठीक है। अब यहाँ समझो, तो स्वीडन बीच में है, कौन सा, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन है, स्वीडन सबसे जो है पहले नंबर पे है, बीच वाला, ठीक है। फिर डेनमार्क, अब डेनमार्क कहाँ है, डेनमार्क नीचे है उससे, ठीक है, NFS से नीचे क्या है, डेनमार्क है, हट के, लेकिन है वहीं पर ही, सही है। तो डेनमार्क हो गया दूसरे नंबर पे, देखो मैंने बताया वहीं पर है, ये भी डेनमार्क हो गया। फिनलैंड, फिर मैं NSF ये फिनलैंड क्या है
ये पहले नंबर पे स्वीडन, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे फिनलैंड, दूसरे नंबर पे क्या है डेनमार्क। ठीक है, बस इतना याद रखना। इंडिया कौन से 63 नंबर पे है, इंडिया कितने 63 नंबर पे, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के मामले में 63 नंबर पे है बस। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देखो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। कॉम्पिटिटिवनेस से मतलब यही है कि आपका प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में जो है, इसको कौन लॉन्च करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD स्विट्जरलैंड जो है वो लॉन्च करता है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर जो है, क्या नाम है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जो है इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, एनर्जी कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स तो क्या है आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स से याद रख लो। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर ही जो है इसको लॉन्च करता है। सही है, तो यहाँ तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले कंपटीशन के मामले में बात करूँ तो सिंगापुर सबसे टॉप पे है जो कि 100 स्कोर है, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड, फिर है डेनमार्क। ठीक है, तो सिंगापुर जो है पहले नंबर पे है, उसके बाद है स्विट्जरलैंड, फिर डेनमार्क। ठीक है जी। इंडिया का जो है 39वां रैंक है, कितनी 39वीं रैंक है कंपटीशन के मामले में, 39 है। ठीक है, 39। ठीक है जी, तो ये याद रखना है भाई साहब, ये थोड़ा है कन्फ्यूजिंग लेकिन बट हाँ 2-3 बार देखोगे। ऊर्जा के मामले में 63 था, सही है, ऊर्जा के मामले में 63 था, और आपका जो है कंपटीशन के मामले में जो है 39 है। अब आ जाओ सतत, यहाँ पर आ जाता है सतत विकास रिपोर्ट, यहाँ पर आता है सतत विकास रिपोर्ट, जिसे बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको लॉन्च कौन करता है, ठीक है, सबसे पहले क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को लॉन्च कौन करता है, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, SDSN इसको लॉन्च करता है। सस्टेनेबल है तो सस्टेनेबल वाला ही याद रखना, तो इसे याद रख लेना, ये लॉन्च करता है। और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बहुत याद है, इंपॉर्टेंट कर लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं ट्रिक अलग बना दूंगा, तो इसके लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगी। तो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर, इसका क्या है, ये रिपोर्ट है, शीर्षक है। ठीक है जी। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में फिनलैंड, मैंने कहा था ना NSF, तो फिनलैंड कौन सा है, यहाँ पर ये वाली कंट्री जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में थी। ठीक है जी। एनर्जी के मामले में ये थी, सही है, समझाए। कंपटीशन के मामले में कौन सी थी आपकी, ये देखो कंपटीशन के मामले में, तो यहाँ पर थी आपकी, देखो कंपटीशन के मामले में थी सिंगापुर। ठीक है जी, सिंगापुर, तो हमें यहीं पर याद करते जाना है। तो फिनलैंड आ गई आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में, तो NSF, ठीक है, NSF फिनलैंड आ गई। दूसरे नंबर पर स्वीडन आ गई, तीसरे नंबर पर नीचे यहाँ पर डेनमार्क है तो डेनमार्क आ गई। ठीक है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क आ गई, 1 2 3 इंपॉर्टेंट, बस हटाओ। अब इंडिया की रैंकिंग कौन सी है इसमें, इंडिया की रैंकिंग आपकी कौन सी है, 109, कितनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 109 है। ठीक है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 109 है बस। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स, तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी कि मतलब किस शहर में कितनी खर्चा जो है, कौन सी महंगी सिटी है, कौन सी सस्ती सिटी है, कहाँ पर सस्ता काम हो जा रहा है, कहाँ पर महंगा काम हो जा रहा है रहने में। तो इसमें अमेरिकी कंपनी मेर्सर, ठीक है, उसको द्वारा जो है इसको लॉन्च किया जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स रैंकिंग जो है 2024 के जो है मेर्सर जो है उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। और इसकी जो रैंकिंग है वो एक बेस जो कंट्री है, जो सिटी है जिसका नाम है आपका न्यूयॉर्क जो है USA की एक सिटी है, उसके बेस सिटी कहलाता है, मतलब वहाँ से कंपेयर की जाती है। तो अगर पूछे बेस सिटी कौन सी है, न्यूयॉर्क सिटी। तो सबसे महंगा हांगकांग जो है, क्या नाम है, हांगकांग जो है सबसे महंगा मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, कौन सी, हांगकांग। ठीक है जी। सबसे सस्ती मोस्ट अफोर्डेबल जो है सिटी है अबूजा। ठीक है,
जो कि 126 रैंक में है। लागोस 125 रैंक पर है, आखिरी रैंक पर है। तो कौन सी है? मोस्ट अफोर्डेबल जो है 126 रैंक पे अबूजा, और लागोस जो है 225वीं स्थान पर है। तो अबूजा 226 और 225, ठीक है। पहले नंबर पर सबसे महंगी हांगकांग, ठीक है। और इंडिया में सबसे महंगी कौन सी है? मुंबई, ठीक है, जो कि इस रैंक में 136 है। कितनी? 136, बहुत नीचे है। तो मुंबई, फिर उसके बाद सबसे महंगा शहर मुंबई है। और देखो यहाँ पर देखो, सबसे महंगा शहर मुंबई है, उसके बाद नई दिल्ली है, ठीक है जी, उसके बाद है चेन्नई, फिर है बेंगलुरु। तो सबसे महंगा कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, फिर चेन्नई, फिर बेंगलुरु, 4 सिटी, ठीक है। चलो, फिर आप कहता है वैश्विक लैंगिक अंतराल दिवस। तो इसमें कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो लॉन्च करती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर इतना है। और ठीक है, जेंडर गैप के बारे में बात हो रही है। तो आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड जो है सर्वाधिक जेंडर समता, मोस्ट जेंडर इक्वल जो है कंट्री है आइसलैंड, ठीक है। समझ जाओ, आइसलैंड मतलब ठंडा एरिया है, ठीक है, आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड जो है क्या है? सबसे मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री है। बस इसे याद रख लो, आइसलैंड है, ठंडा एरिया इसलिए जेंडर इक्वलिटी ज़्यादा है वहाँ, ठीक है। तो यहाँ देख लो, तो आइसलैंड सबसे पहले है, उसके बाद फिनलैंड है। तो मैंने NSF बताया था, फिनलैंड इधर वाला देख लो, फिर नॉर्वे ले लो, 3, ठीक है। बस इससे ज़्यादा देखना नहीं है। सबसे कम जो जेंडर गैप है कहाँ पर? सूडान सबसे आखिर में है, उससे पहले है पाकिस्तान, फिर है आपका चाड, ठीक है। तो पाकिस्तान भी सबसे पीछे ही यहाँ पर। भारत जो है 129 रैंक पर है, 129 रैंक पर है, ठीक है जी। ओके, चलो 2023 पिछले साल जो है 127 रैंक पर था। चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा, वैश्विक शांति सूचांक, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स शांति के मामले में ये करता है थिंक टैंक है एक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, क्या नाम है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है इसको लॉन्च करता है। तो शांति के मामले में 116, याद रख लो, 116 बार, ठीक है, 116 जो है रैंक पर है इंडिया। तो अगर शांति के मामले में बात करूं, रूस और यूरेशिया के अतिरिक्त विश्व के अन्य सभी क्षेत्रों में शांति के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। तो कौन कौन से? 2024 के अनुसार रूस और यूरेशिया को छोड़कर के अतिरिक्त विश्व के अन्य क्षेत्रों में शांति के स्तर में गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। यूरोप विश्व का सबसे शांतिपूर्ण, ठीक है, मोस्ट पीसफुल रीजन है। तो यूरोप क्या है? मोस्ट पीसफुल रीजन है। मीना जैसे मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, मिडिल ईस्ट एक बात आता है, और नॉर्थ अफ्रीका का विश्व का सबसे कम शांति, मोस्ट लीस्ट पीसफुल रीजन है, ठीक है। तो सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है कौन सा? मीना जो है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका जो रीजन है वो, अफ्रीका रीजन है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आइसलैंड जो है, आइसलैंड है विश्व का सबसे शांतिपूर्ण जो है वो देश है। तो मैंने पिछला क्या बताया आपको? आपकी जेंडर इक्वालिटी जो है, ठीक है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भी क्या है? आपकी आइसलैंड था। मैंने कहा था आइसलैंड है क्योंकि जेंडर गैप कम है, क्योंकि आइसलैंड है वो ठंडा एरिया है। ऐसे यहाँ पर है लड़ाई कम हो रही है क्योंकि खून जो है ठंडा पड़ा हुआ है, खूब ठंडा पड़ा हुआ है, तो वही लड़ाई कहाँ से होगी? बेचारे ठंड में कब कब आ जाएंगे। तो इसलिए क्या है? आइसलैंड क्या है? विश्व का सबसे कम या, ठीक है, सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। तो याद रख लेना भाई, ठीक है जी। खून ठंडा पड़ेगा तो कहाँ लड़ा जाएगा यार, आराम से सोएंगे ना रजाई में डाल के। चलो, अब उसके बाद है अनुसार यमन को विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश जो है कहा गया है, ठीक है जी। तो आइसलैंड आ गया, फिर उसके बाद आयरलैंड हो गया, ठीक है, आयरलैंड भी भैया शांतिपूर्ण है। ऑस्ट्रिया है शांतिपूर्ण, ठीक है जी। भारत है 116वां देश है, जहाँ पर शांति के हिसाब से जो है 116वां देश है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओगे अगर, भूटान दक्षिण एशिया में सबसे अधिक शांतिपूर्ण देश है, ठीक है, वो तो होगा ही यार। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है जो है अफगानिस्तान। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं।
जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ देख लो। ये पर्यावरण जो है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक जो है, इसको कौन लॉन्च करता है? येल यूनिवर्सिटी, येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, ठीक है, येल हो गया। और एक है सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ठीक है, इन दोनों को मिलकर जो है इसको लॉन्च करते हैं। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, येल से याद रखो, पूछ लेता है। तो यहाँ पर है एस्टोनिया जो प्रथम स्थान पर जो है आई है। यह प्रथम अवसर है जब सूचांक में किसी भी पूर्वी यूरोपीय देश में शीर्ष पर नहीं है, ठीक है। तो पहली बार जो है कोई भी देश, कोई भी पूर्वी यूरोपियन देश जो है वो इस में शीर्ष पर नहीं है, नहीं तो हर साल जो है शीर्ष पर पूर्वी यूरोपियन देश होता था, ठीक है। तो पहला बार है। तो एस्टोनिया जो है वो पहली बार जो है प्रथम स्थान पर है। फिर उसके बाद क्योंकि 2022 में के रैंक में कौन था? डेनमार्क शीर्ष पर था, है ना। तो यहाँ पर देखो एस्टोनिया सबसे पहले पे, लग्जमबर्ग दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जर्मनी, तो यहाँ पर रखना, ठीक है जी। सबसे आखिरी, ओह शिट मैन, तो सबसे आखिरी यानी कि इंडिया जो है पीछे से है 176वीं रैंक पर। कौन सी? 176वीं रैंक में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के मामले में। भाई साहब ये तो साली फर्जी वाली है। चलो ये कोई बात नहीं है, ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं है, जो भी है। चलो यहाँ पर देखते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, ठीक है। 180 देशों की सूची में भारत 176वीं रैंक में दिया है। देखो ये हालत है इनकी जो, चलो 2022 में ये अंतिम 180 स्थान पर था। तो भाई देखो थोड़ा 4 अंक पे ऊपर आ गए हम, ठीक है। भारत वर्तमान में तीसरी सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश है, ग्रीन हाउस गैस इमिटर देश है। क्यों ना हो भाई, हमने पहले हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो इन्हें जो है वेस्टर्न लोगों को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को दिक्कत हो जाती है, लेकिन हम तो ऐसे ही करेंगे भाई, ग्रीन हाउस गैस को एमिट करेंगे जब तक हमारा भी डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा। चलो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई हो, ठीक है। तो QS जो है, QS इसको लॉन्च करता है, जो कि मैंने अभी लेटेस्ट वाली दिखा रखी है, तो इसको पढ़ लेना, इसको ना भी पढ़ो तो कोई बात नहीं, फिर भी इसमें देख लेते हैं। MIT, ठीक है, अमेरिका में सबसे पहले नंबर पे। इंपीरियल जो है कॉलेज लंदन UK में सबसे दूसरे नंबर पे। फिर ऑक्सफोर्ड जो है UK में तीसरे नंबर पे, ठीक है जी। इंडिया के मामले में 2025 भारत के कुल 140 संस्थान जो हैं शामिल हैं। IIT बॉम्बे इस रैंकिंग में 118 रैंक पर सबसे ऊपर है इंडिया के मामले में। तो IIT बॉम्बे, फिर दिल्ली IIT। फिर उसके बाद आया है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, ठीक है, द ट्रैवल एंड द टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो लॉन्च करता है, ठीक है जी। इसमें क्या है? अमेरिका, ठीक है, ट्रैवल के मामले में अमेरिका, फिर स्पेन, फिर जापान। तो याद रखो अमेरिका, स्पेन और जापान। इंडिया के मामले में बात करूं तो इंडिया जो है यूरोप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है, यूरोप, ठीक है जी। वहीं इस संदर्भ में एशिया प्रशांत जो है देश क्षेत्र जो दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक सुधार करने वाला जो क्षेत्र है उप सहारा अफ्रीका जो है, जो उप सहारा रीजन वो है, भारत 39वें स्थान पर है। कौन से? 39वें स्थान पर है, किसमें? ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में। चलो हाँ ये देखो इम्पोर्टेंट है, 3 भारतीय साहित्यिक कृतियां जो MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल हो गई हैं। MOW मतलब मेमोरी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। कार्यक्रम जो है दस्तावेज विरासत पर केंद्रित है। जो ये MOW क्या है? एक के कार्यक्रम है जो कि दस्तावेज विरासत पर केंद्रित है। लिखित या दस्तावेजी विरासत, डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, मानव जाति की एक विरासत है जिसके मध्य से हम अतीत पास्ट में वापस देख सकते हैं और अपने वर्तमान जीवन को समृद्ध कर सकते हैं।
ठीक है। यूनेस्को ने क्या है 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था। कब किया था इसको, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो है 1992 में। और इसका उद्देश्य है विश्व भर में मूल्यवान जो कि वैल्यूएबल अचीव होल्डिंग, मूल्यवान पुरालेखों और पुस्तकालय संग्रहालय लाइब्रेरी कलेक्शंस का संग्रहण करना और उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना। तो किसका इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है मोस्ट वैल्यूएबल जो है वैल्यूएबल अचीव होल्डिंग्स जो है या फिर लाइब्रेरी कलेक्शंस जो है उनको संग्रह करना, संरक्षण करना। ठीक है, चलिए तो जो MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर, जिसका मतलब है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, उसमें उसके रजिस्टर में शामिल हो गई हैं क्या 3 भारतीय साहित्य कृतियाँ। अब ये 3 भारतीय साहित्य कृतियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं वो थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है जी, तो इसका जो है MOWCAP जो है आम बैठक जो है आयोजन हो उलान बटार मंगोलिया में हुआ था, जो इसका आयोजन हुआ है अभी। और इसमें 3 जो भारतीय साहित्य हैं, 3 कृतियाँ जो है रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन। ठीक है, ये 3 कृतियाँ हैं। रामचरितमानस इंपॉर्टेंट, एक रामचरितमानस, दूसरा कौन सा है पंचतंत्र, दूसरा है सहृदय लोक लोचन। ठीक है, ये 3 जो है कृतियाँ हैं जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है जी, तो थोड़ा थोड़ा इसमें देख लेते हैं। रामचरितमानस जो है 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस को हिंदू साहित्य की सबसे महान कृतियों में से एक माना। ठीक है, इसे तुलसीदास के रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियाँ, ठीक है, नाम से MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया। तो क्या नाम है इसका जो शामिल किया, इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ रामचरित मानस ऑफ तुलसीदास। तो ये जो है इस टाइटल से जो है इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद है महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित रामायण के रामचरितमानस पर आधारित है। तो जो आधार है रामचरितमानस का क्या है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित क्या नाम है, रामायण जो है वो रामचरितमानस का आधार है। ठीक है, ठीक है जी, तो रामचरितमानस का जो रचना का आरंभ हुआ था अयोध्या में विक्रम संवत 1661, जो जिसे बोलते हैं 1574 ईस्वी में रामनवमी के दिन मंगलवार किया था, दिन मंगलवार को किया गया था। तो मंगलवार के दिन जो है 1574 ईस्वी में इसका जो है लेखन शुरू किया था। अब आता है पंचतंत्र के लेखक जो है पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को भी एक तरह से रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो इसमें जो है पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि, ये टाइटल जो है इसके तहत जो है इसमें जो है शामिल किया गया है। पंचतंत्र क्या है, पोइट्री यानी कि काव्य और गद्य प्रोस जो है में पशु दंत कथाओं एनिमल फेबल्स का एक संकलन है। पंचतंत्र में कथाओं को 5 भागों में संकलन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है, बस इंपॉर्टेंट ये है। सहृदय लोक लोचन, इनके जो रचयिता हैं आचार्य आनंदवर्धन है। ठीक है, आचार्य आनंदवर्धन, लोचन से याद रखो, लोचन है सहृदय लोक लोचन, तो आचार्य आनंदवर्धन है। ठीक है जी, चलो पुस्तक में क्या है, काव्य नाटक शास्त्र और नाटक अंतर्दृष्टि, ठीक है, थ्योरेटिकल इनसाइट्स से संबंधित पाठ यानी कि टेक्स्ट और चर्चाएं डिस्कशंस शामिल हैं। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है इसमें अच्छा विश्व यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसको लॉन्च करता है NGO है एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये लॉन्च करता है।
इसमें क्या है, इसका जो टाइटल है अ प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, बस इम्पोर्टेंट देखो मैं बताता हूँ। तो खराब स्थिति जो है, सबसे खराब स्थिति है मध्य पूर्वी उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर सबसे मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के मामले में सबसे खराब जो एरिया है वो है मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र। और साथ में दूसरे सबसे खराब एरिया है एशिया प्रशांत क्षेत्र, जो विश्व का दूसरा सबसे कठिन, वर्ल्ड सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट रीजन है प्रैक्टिसिंग जर्नलिज्म, ठीक है। पहले नंबर पर क्या है, नॉर्वे, ठीक है जी, नॉर्वे, डेनमार्क, फिर स्वीडन, ठीक है जी। चलो आगे देख लेते हैं। भारत जो है 159 जो है रैंक पर है, 159 रैंक पर है, सही है जी, 180 में से 159 रैंक पर है। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है। अब ठीक है जी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिंगुआ विश्वविद्यालय चीन का सबसे पहले नंबर पे, पेकिंग जो है दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और इंडिया जो है सबसे 32वें नंबर पे, पहला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, फिर 119 में अन्ना यूनिवर्सिटी, 134 में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल। फिर आता है विश्व प्रसन्नता जो है रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसको लॉन्च करता है ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, ठीक है, हैप्पीनेस के मामले में। तो हैप्पीनेस के मामले में फिनलैंड को लगातार 7वें वर्ष जो है, तो मैंने बताया था NSF, तो फिनलैंड क्या है, फिन क्या है जो है हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक है। अफगानिस्तान जो है अंतिम रैंक पर है, तो सबसे दुखी जो कंट्री है अफगानिस्तान है। फिनलैंड सबसे खुशी की कंट्री है और अफगानिस्तान है सबसे दुखी कंट्री, ठीक है जी। चलो आगे देख लेते हैं। उसके बाद आता है आपका, तो फिनलैंड सबसे पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, ठीक है जी। और इंडिया है 126वें रैंक पर, जो हैप्पीनेस के मामले में 126 रैंक पर है हैप्पीनेस के मामले में, ठीक है। अच्छा, विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन यूके में हुआ, कहाँ पर, आपका यूके, यूनाइटेड स्टेट लंदन में हुआ है। तो इम्पोर्टेंट ये है, वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट कहाँ हुआ है, यूके में, लंदन में। अब यहाँ पर है 2023 की एक रिपोर्ट है, क्या, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर, ठीक है। तो आर्म्स एंड वेपन्स जो है उनका ट्रांसफ़र करने के लिए, एक कंट्री से दूसरे करने, आयात निर्यात के लिए एक ट्रेंड्स है, ये एक रिपोर्ट आई थी सिपरी के द्वारा, तो उसमें रैंकिंग दी हुई है। तो सबसे टॉप 5 जो टॉप 5 जो हैं एक्सपोर्ट कंट्री हैं, जो एक्सपोर्ट करती हैं सबसे ज़्यादा हथियारों को, तो सबसे पहले अमेरिका 42%, फिर फ्रांस है, फिर रूस है, चीन है, फिर जर्मनी। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका करती है, उसके बाद फ्रांस करती है, फिर रूस करती है, ठीक है जी। आयात सबसे ज़्यादा कौन करता है, इंडिया सबसे ज़्यादा आयात करता है, ठीक है, आयात मतलब इंपोर्ट करता है। सऊदी अरब जो है दूसरे नंबर पे है, फिर कतर है, ठीक है, 5वें नंबर पे पाकिस्तान भी है यहाँ पर। फिर उसके बाद इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा आपूर्ति कहाँ से होती है, तो रूस सबसे ज़्यादा इंडिया को शस्त्र का आपूर्ति करता है। तो सबसे ज़्यादा जो है, अब जो हमारे जो शस्त्र हैं वो सबसे ज़्यादा रूस से आते हैं 36%, फिर उसके बाद फ्रांस से आता है, फिर अमेरिका से आता है, ठीक है जी। अंकोर वाट विश्व का 8वां अजूबा बन गया है, अंकोर वाट विश्व का 8वां अजूबा बन गया है। तो 8th वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में अंकोर वाट का नाम आ गया है, ठीक है। तो ठीक है जी, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, 8वां अजूबा है। अगर हम चाहें तो 7 अजूबे जो हैं हमारे कौन कौन से हैं ये याद रख लेना। 8वां अजूबा कौन सा, अंकोर वाट। तो सबसे पहला है, यहाँ देखो, ताजमहल और कोलिजियम इटली, ठीक है जी। तो ठीक है जी, अच्छा, तो अंकोर वाट कहाँ पर है, कंबोडिया में है, ये भी याद रखना, अंकोर वाट है कंबोडिया में। और उसके बाद देखो, यहाँ देखो, तो 7 अजूबे जो पहले के हैं कौन कौन से, ताजमहल कोलिजियम इटली में है,
क्या नाम है, कोलोजियम जो है इटली में है। फिर उसके बाद आपका आता है माचू पिच्चू पेरू में है, पेट्रा जॉर्डन, और चीन की महान दीवार जो चीन में है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसे बोलते हैं, द स्टैचू ऑफ द क्राइस्ट रिडीमर ब्राज़ील में है, और चेन इत्सा जो है मैक्सिको में है। ठीक है जी, ये 7 हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद है स्वीडन को नाटो का 32वां सदस्य जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है जी, चलिए सॉरी, तो यहाँ पर देख लें स्वीडन को क्या है, नाटो का 32वां सदस्य जो है घोषित किया गया है। तो 32वां सदस्य अगर मैं बात करूँ तो कौन है, स्वीडन, बस इतना याद रखना है इसमें। ठीक है, स्वीडन जो है, नाटो क्या है, नाटो एक है नॉर्थ अटलांटिक और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। ठीक है, और ये एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। तो कोई पूछे अगर मिलिट्री अलायंस नहीं है, यस मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कहना है नहीं मिलिट्री अलायंस है, और जो कि क्या है यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक गठबंधन है। ठीक है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पर, ब्रुसेल बेल्जियम में है। तो ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। एक ये है याउंडे घोषणा, याउंडे डिक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस देखो एक वर्ड आ जाता है कभी कभी, याउंडे डिक्लेरेशन किस लिए है, तो मलेरिया के लिए। क्या है, वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार क्या है, देखो यहाँ पर देखो ठीक है, मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर से त्वरित कमी लाने तथा मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए याउंडे जो कि कैमरून में है। ठीक है, एक शहर है, कैमरून का शहर है, और याउंडे में एक घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया जिसे याउंडे डिक्लेरेशन या फिर याउंडे घोषणा पत्र जो है के नाम से जाना जाता है। तो किस लिए, मलेरिया के लिए। ठीक है, समझ में आ गई। देखो बहुत ही कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं, सिंपल होती हैं, बट हम सिंपल सी बातें होती हैं, बट हम क्या है वो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो याउंडे क्या है, कैमरून की राजधानी है। क्या है, कैमरून की राजधानी है। ठीक है, बस। तो घोषणा पत्र में 11 देश शामिल हैं। कौन कौन से, बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तांजानिया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, याउंडे जो है, याउंडे जो है वो है डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो जो है मलेरिया से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका क्या है, घोषणा विषय क्या है, मलेरिया से कोई न मरेगा, नो वन शैल डाई फ्रॉम मलेरिया पर आधारित है। बस। उसके बाद कौन सा है आपका, वैश्विक आतंकवाद सूचांक, द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, तो इसको कौन लॉन्च करता है। ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ ओके, हाँ, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है इसको लॉन्च करता है। किसको, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को लॉन्च करता है। 163 कंट्रीज जो है इसमें शामिल थी, और इस्लामिक स्टेट IS को विश्व का सबसे घातक आतंकवादी समूह के रूप में घोषित किया गया है। और फिर उसके बाद इसमें रैंकिंग दिए हैं, बुर्किना फासो को पहले नंबर पे है, इजराइल दूसरे नंबर पे है, माली तीसरे नंबर पे है। तो आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित जो हैं कौन कौन से, सबसे ज़्यादा बुर्किना फासो, फिर इजराइल, फिर है माली। ठीक है, भारत जो है 14वें नंबर पर है। कितने, 14वें नंबर पर, 14th नंबर पे। ठीक है, अच्छा, पोखरा क्या है, पोखरा एक नेपाल में है, जो नेपाल की पर्यटन राजधानी है। बस इतना ही याद रखना है। तो फेवा झील फेवा लेक के किनारे है। ठीक है, गेट तट पर है। तो फेवा लेक जो है नेपाल में है, पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी बन गई है। बस इंपॉर्टेंट बस इतना ही है जी। चलो, फिर उसके बाद आता है आपका
इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो द हेरिटेज फाउंडेशन जो है इसको लॉन्च करता है इकोनॉमिक फ्रीडम को। अब 4 देश, ठीक है, 4 देश जैसे सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और आइसलैंड तथा ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर मिला है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली फ्री हैं ये 4 देश जो हैं, वो इकोनॉमिकली फ्री हैं। और भारत और ब्राज़ील एवं रूस जैसी अर्थव्यवस्थाएं जो है मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में आती है। तो मोस्टली अगर अनफ्री, इंडिया जो है मोस्टली अनफ्री कंट्री में आती हैं मोस्ट। और जो इकोनॉमिकली फ्री जो है, टॉप की जो है कंट्रीज़, वो हैं इकोनॉमिकली फ्री कंट्रीज़ में आती हैं। तो मोस्टली अनफ्री में कंट्री आती है। 126 रैंक इंडिया की है, 126 रैंक जो है इंडिया की है, मोस्टली अनफ्री कंट्री। चलो, अब उसके बाद आता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसको लॉन्च करता है। क्या है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक। इसमें क्या है, ठीक है जी, इसमें सबसे ऊपर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में यूएसए सबसे पहले नंबर पे, यूके जो दूसरे नंबर पे, फ्रांस तीसरे नंबर पे, 42 नंबर पे कौन सा है? इंडिया। 42 नंबर पे है इंडिया, ठीक है जी। इसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचांक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको लॉन्च करता है। उसके बाद इसमें करप्शन के मामले करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मामले में डेनमार्क सबसे पहले नंबर पे, फिर फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड, ठीक है। तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है, बस। ओके, इंडिया जो है 93 नंबर पे, कौन से? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया 93 नंबर पे है। ओके, गरबा जो है मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है वो घोषित की गई है, सही है। तो इसको इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। तो रिप्रेजेंटेटिव और लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के जो है उस लिस्ट में शामिल किया गया है गरबा को। तो गुजरात का गरबा जो है शामिल किया गया है। गरबा एक नृत्य है, आपको पता है, जो कि हिंदू त्योहार में नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है जी। चलो, अच्छा, भारत की अमूर्त जो है सांस्कृतिक विरासतें, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली रामलीला थी, ठीक है, 2008 में घोषित की। वैदिक मंत्रोच्चार जो है वो 2008 में, ठीक है। कुटियाट्टम जो है वो सांस्कृतिक नाट्य कला है जो 2008 में। रम्मन जो है गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव है। रंगमंच है जो कि 2009 में। मुडियट्टू जो है केरल का अनुष्ठान रंगमंच एवं नृत्य नाटक है, ठीक है। फिर उसके बाद है कालबेलिया जो है राजस्थान का एक लोकगीत और नृत्य है। छाऊ नृत्य जो है पूर्वी भारत का एक पारंपरिक नृत्य जो कि झारखंड, उड़ीसा और क्या है पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, ये है। फिर उसके बाद है लद्दाख का क्या है? लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार जो है ट्रांस हिमालय लद्दाख क्षेत्र में है। पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ होता है, ये है। फिर संकीर्तन जो है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर का अनुष्ठान गायन है जो ढोल वादन एवं नृत्य है एक तरह से, ठीक है जी। पंजाब के जड़ियाल गुरु के ठठेरे, ठीक है, क्या नाम है? ठठेरे द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों को शिल्पकला, ये भी एक तरह से क्या है? हेरिटेज है, ठीक है। उसके बाद आता है योग, 2016 में इसको घोषित किया गया। फिर नवरोज जो नववर्ष है, ठीक है, उसको घोषित किया गया। फिर कुंभ मेला 2007 में इसको घोषित किया गया। फिर कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में। गुजरात का गरबा जो पिछले साल जो है 2023 में घोषित किया गया, ठीक है जी। ये हो गए आपके जनवरी तक करंट अफेयर्स कंप्लीट, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके जनवरी तक पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स हो गया। कब से कब तक मैं बता रहा हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। ये है आपका जनवरी से लेकर इंटरनेशनल रिलेशन सितंबर तक, ठीक है। और अक्टूबर और नवंबर का मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दी है, वो आप कर लेना। और ये जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर्स है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।